नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में। दोस्तों, आज हम एक मस्टर्ड यानी कि सरसों की नई हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे किसानों को 2026-27 के रबी सीजन से उपलब्ध होने वाली है, जिससे आपके सरसों उत्पादन में भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, या ये कह सकते हो कि किसानों के लिए ये वैरायटी आपकी रामबाण साबित भी हो सकती है। अब इस वैरायटी को डेवलप करने में कौन सी टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया गया है, किस प्रकार से इसको विकसित किया गया है और कैसे ये हमारे खरपतवारों को नियंत्रित करने में और हमारे फसल के उत्पादन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। क्या इसका कोई एक नेगेटिव रोल या नकारात्मक प्रभाव भी हमारे खेती के ऊपर या किसानों के ऊपर हो सकता है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो छोटे से सेशन के माध्यम से ये पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। इस प्रकार के एग्रीकल्चर अपडेट हम लोगों के द्वारा आप लोगों के साथ समय समय पर साझा किए जाते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स जो कि एएफओ, एडीओ, नाबार्ड की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कई बार इन करंट अपडेट में से एग्रीकल्चर में क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एक किसान हैं या फिर एक रिसर्चर्स हैं तो भी ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप लोगों के साथ समय समय पर एग्रीकल्चर की नई तकनीक और नए जो आपके नवाचार होते हैं उनको हम लोग समय समय पर साझा करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बिना गवाए हम लोग बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा अभी एक आईएमआई रेजिस्टेंट मस्टर्ड हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप किया है, यानी कि विकसित किया गया है। एक ऐसी सरसों की हाइब्रिड वैरायटी को जो कि आपके इमिडाजोलिनोन नाम के जो ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ आपके खरपतवार नाशक होते हैं, इन केमिकल के समक्ष इनमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। अब देखिए, हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, जब किसी भी केमिकल को जो कि आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स होते हैं उनको खेतों में डालते हैं तो उससे पूरी फसल भी खराब हो जाती है और आपके खरपतवार भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि खरपतवार तो खत्म हो जाएं लेकिन फसल के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसमें यही किया जा रहा है कि एक प्रकार से इसमें इस प्रकार का बदलाव किया गया है इन नई वैरायटी के अंदर कि आपके केमिकल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो खरपतवार तो खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारी सरसों की फसल के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपका नहीं होगा। तो किस प्रकार से इसको विकसित किया गया है और आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में आप जो है हम लोग आगे जानते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आप लोग जानते हैं कि आज हमारे देश के अंदर खाद्य तेल की जितनी कंजप्शन होती है, जितनी खपत होती है, उतना हम लोग उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। हमें ज्यादातर आपका जो है खाद्य तेल को आयात करना पड़ता है। अब कुछ डेटा के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं तो आप लोग अभी जानते हैं कि हमारा एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। 2024-25 के अंदर लगभग 16 मिलियन टन आपका खाद्य तेल जो कि वेजिटेबल ऑयल यहां पर क्या किया गया था, आयात किया गया था। और टोटल जो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर यानी कि इस आयात के ऊपर जो कुल खर्च आया था वो लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए था। तो अगर हम लोग हमारे देश का ये कह सकते हो कि खुद का उत्पादन करते हैं इन खाद्य तेलों का, तो डेफिनेटली इस आयात के खर्च को कम कर सकते हैं और दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता को भी आपका कम किया जा सकता है और हमारे देश के किसानों की आय जो है इसके अंदर बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। अब देखो, मस्टर्ड यहां पर यानी कि सरसों को ही क्यों चुना गया, क्योंकि अब देखो सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं कि भाई हम यहां पर सीसिमम ऑयलसीड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर ग्राउंडनट ऑयल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उनके उत्पादन को नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन आज के समय अगर देखा जाए तो मस्टर्ड यानी कि सरसों एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑयलसीड क्रॉप है, यानी कि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं एरिया के अंदर ग्रो करवाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण आपकी जो है खाद्य तेल फसल है। और ये आज प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। और साथ में ये फसल हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एरिड और सेमिड रीजन है, यानी कि जो एरिड और सेमिड क्षेत्र है आपके राजस्थान, गुजरात या हरियाणा का जो वेस्टर्न रीजन है, उन एरिया के अंदर इसको आसानी से ग्रो करवाया जा सकता है और अच्छा खासा उत्पादन यहां से लिया जा सकता है। आज के समय ये हमारे देश के जो कुल आपका डोमेस्टिक ऑयलसीड प्रोडक्शन है उसमें लगभग 36% कंट्रीब्यूट इस मस्टर्ड यानी कि सरसों की फसल के द्वारा किया जाता है। यानी कि सीधा सीधा आप यूं कह सकते हो कि हमारे देश के अंदर काफी बड़ा क्षेत्र और काफी बड़ा जो हिस्सा है उत्पादन का, उसमें सरसों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मस्टर्ड के यानी कि सरसों के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और साथ में जो
जो खाद्य तेलों के अंदर कंट्रीब्यूशन है इसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकें और जो आयात के ऊपर निर्भरता है उसको कम किया जाए। तो काफी हद तक यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है मस्टर्ड कर सकती है। लेकिन अब मस्टर्ड की फसल के अंदर यानी कि सरसों की फसल के अंदर एक सबसे मुख्य समस्या देखने को मिलती है और वो है खरपतवारों की समस्या। और उन खरपतवारों में भी एक और ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक ऐसा खरपतवार जो कि आपका परजीवी खरपतवार के रूप में जाना जाता है, जिसको हम जड़ परजीवी खरपतवार बोलते हैं। देखो सामान्यतः क्या होता है कि ज्यादातर जो खरपतवार होते हैं वो हमारे फसलों के आसपास ग्रो होते हैं, तो उनके ऊपर हम मैकेनिकली या फिर लेबर की सहायता से या किसी केमिकल को उपयोग में लाते हैं तो उनको हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो परजीवी खरपतवार होते हैं और खासकर जो जड़ परजीवी खरपतवार होते हैं, ये सीधा आपके सरसों की फसल की जड़ के साथ ही ग्रो करते हैं या इसकी जड़ से ही आपके न्यूट्रिशन को अपटेक करते हैं। देखो नॉर्मली जो खरपतवार होते हैं वो जैसे मान के चलो यहां पर आपकी फसल ग्रो कर रही है और इसकी जड़ यहां पर है, तो ये जो आपके खरपतवार होते हैं वो यहां से न्यूट्रिएंट को अवशोषित करते हैं। लेकिन जो आपका परजीवी खरपतवार होता है वो इसी की जड़ के ऊपर या इसके तने के ऊपर आपका ग्रो करता है, उत्पादन करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो आपका पौधे के द्वारा जितना भी न्यूट्रिएंट यानी कि आवश्यक तत्वों का या पानी का अवशोषण किया जाएगा, भोजन बनाया जाएगा, वो सारा का सारा आवश्यक तत्व और भोजन इस परजीवी खरपतवार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इससे धीरे धीरे पौधा आपका कमजोर पड़ता है। तो ये जो आप खरपतवार देख पा रहे हैं जो कि आपकी सरसों की फसल में ज्यादातर अटैक करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसका नाम है ओरोबैंकी। अब इसको पहले ओरोबैंकी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसका नया नाम है फेलिपेंके। ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम के अंदर ये नए नए नाम जो है वो पूछ लिए जाते हैं या इनके ये कह सकते हो कि आपके अल्टरनेटिव अप्रोच के रूप में ये क्वेश्चंस के रूप में आ जाते हैं। तो इनको हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, खासकर ये जो टर्मिनोलॉजीज हमारे कई बार इन न्यूज के अंदर या जो करंट आपके जो टॉपिक्स होते हैं उनमें देखने को मिल जाती है, तो कोशिश करिए इनको समझने की। तो फेलिपेंके जो यहां पर नाम है वो इसी ओरोबैंके के लिए ही आपका यूज किया गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका जो परजीवी खरपतवार है ये आपकी मस्टर्ड की रूट के साथ यानी कि आपके सरसों की फसल की जड़ के साथ सीधा कनेक्ट होता है और वहां से पौधे के द्वारा जो आपका वाटर और न्यूट्रिएंट यानी कि आवश्यक तत्व जो भी अवशोषित किए जाते हैं वो अब होस्ट प्लांट से यानी कि मस्टर्ड से ये परजीवी खरपतवार आपका ले लेता है और खुद के आपके प्रोडक्शन को, खुद की ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हमारी फसल के उत्पादन को क्या करता है, खत्म कर देता है। अब अगर हम इसको कंट्रोल भी करना चाहें तो देखो मैनुअली भी इसको रिमूव करना काफी मुश्किल काम हो जाता है और लेबर की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। मैकेनिकली तो इसको हार्वेस्ट करना बहुत ही नामुमकिन होगा, लेकिन इसको लेबर की सहायता से भी हटाना बहुत ज्यादा बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, काफी लेबर हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि इसको हम किसी आपके ऐसे खरपतवार को उपयोग में लाएं कि हमारी फसल के ऊपर तो कोई नुकसान ना हो, लेकिन ये खरपतवार आपका संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए। तो यहां पर क्या होता है, जैसे आपकी फसल की जो विगरनेस होती है, आपकी उपज होती है और साथ में फार्मर्स के लिए जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि लेबर को हायर करना पड़ता है। बार बार अगर लेबर आएंगी तो उनको हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, हमारी लागत लगातार बढ़ रही है और ओवरऑल आपका जो फसल का उत्पादन है वो भी कम हो रहा है और एक प्रकार से लाभ प्रतिशत भी किसान का लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये मस्टर्ड आपका हाइब्रिड या ये कह सकते हो इस नई वैरायटी को विकसित किया गया है। अब ये जो मस्टर्ड हाइब्रिड है वो आपकी आईएमआई रेजिस्टेंट मस्टर्ड हाइब्रिड वैरायटी के रूप में जानी जा रही है। अब देखो यहां पर क्या है कि ये जो वैरायटी है वो रबी सीजन 2026-27 से किसानों को उपलब्ध होगी और इस वैरायटी की खासियत ये है कि इस वैरायटी के ऊपर हम लोग जो केमिकल उपयोग में लाए जाते हैं जिससे ओरोबैंकी यानी कि इस खरपतवार को, इस परजीवी खरपतवार को हम लोग खत्म कर सकते हैं, उन केमिकल को सीधा उपयोग में लाया जा सकता है और अब आपकी मस्टर्ड यानी कि सरसों की फसल के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये जो खरपतवार होगा वो खत्म हो जाएगा। इससे हमें एक स्टेबल आपकी मस्टर्ड प्रोडक्टिविटी या यील्ड देखने को मिलेगी और हमारी आयात के ऊपर निर्भरता भी कहीं ना कहीं कम होगी और किसानों के लिए ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन ये अभी बार बार जो हम लोग आईएमआई जो शब्द यूज कर रहे हैं वो क्या है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आईएमआई मतलब इमिडाजोलिनोन, जो कि एक आपका हर्बिसाइड्स का ग्रुप ऑफ केमिकल है जिसको हम सेलेक्टिव सिस्टमिक आपके केमिकल्स बोलते हैं। और एक प्रकार से इनके अंदर क्या होता है, ये केमिकल जब हम पौधे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो पौधे के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम एएलएस एंजाइम बोलते हैं या इसकी फुल फॉर्म है एसिटोलैक्टेट सिंथेज एंजाइम। अब क्या करता है, ये आपके पौधे के अंदर इस एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देता है और इस एंजाइम का काम होता है पौधे के अंदर वृद्धि को फैलाना,
वृद्धि को ज्यादा करना। तो सीधी सी बात है, ये जो केमिकल आपके उपयोग में लाए जाएंगे, ये केमिकल क्या करेंगे, अब इस आपके पौधे की एएलएस एंजाइम की ग्रोथ को बंद कर देते हैं, उसको प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, जिससे पौधा आपका अल्टीमेटली मर जाता है या पूरी संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो अब यहां पर क्या है कि ये आपके जो केमिकल्स होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्रासेस और ब्रॉड लीफ वीड दोनों प्रकार के खरपतवारों को खत्म कर सकते हैं, पौधों को खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर बता देना चाहता हूं कि ये जो इमिडाजोलिन आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कई नामों से आपका देखने को मिलता है इंग्रेडिएंट के रूप में, जैसे कि आपका इमेजिथाइपर या फिर आपका इमेजेमॉक्स या इमेजेपायर। तो इनके जो केमिकल के ट्रेड नेम होते हैं वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, जैसे आपका इमेजिथिफायर है वो आपका टाटा वार के नाम से या फिर चीता के नाम से, परशूट के नाम से, पैरासिक्स के नाम से या फिर पेमेक्स के नाम से मार्केट में आता है। इसी प्रकार से इमेजामॉक्स जो है वो आपका मार्केट के अंदर रैप्टोर, क्लियर कास्ट या फिर आपका बियॉन्ड के नाम से आता है। इसी प्रकार से इमेजापायर की बात करेंगे तो ये आपका आर्सेनल, चोपर, पोलरिस या फिर स्टाकर के नाम से आता है। तो ये अलग अलग केमिकल हैं और इसी प्रकार से एक प्री मिक्स आपका केमिकल होता है जिसको हम कॉम्बिनेशन के रूप में जानते हैं और ये मार्केट में ओडिसी के नाम से आता है। इसमें दो आपके यहां पर केमिकल होते हैं, एक इमेजिथिफायर और दूसरा आपका इमेजामॉक्स, ठीक है। तो एक और भी यहां पर इसी प्रकार से नाम से है जिसका नाम लाइटनिंग है और इसके अंदर इमेजिपायर और आपका इमेजिथिफायर दोनों ही उपलब्ध होते हैं और ये प्रकार से कह सकते हो कि आपके वीड को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में इनका हम उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारी मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटी विकसित की गई है उसके अंदर हम इन केमिकल को उपयोग में ला सकते हैं। अभी तक जो वैरायटीज थी मस्टर्ड की उनमें अगर हम इन केमिकल का उपयोग करते तो आपकी मस्टर्ड की फसल भी खत्म हो सकती थी, लेकिन अब आपका जो हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई है उनके अंदर अगर हम इन केमिकल को उपयोग में लाएंगे तो आपकी मस्टर्ड की फसल के ऊपर, सरसों की फसल के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो खरपतवार होंगे, जो परजीवी खरपतवार होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन ये हाइब्रिड वैरायटी डेवलप कैसे की गई, तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये एक जीएम आपकी क्रॉप होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपकी जीएम क्रॉप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग के माध्यम से डेवलप किया गया है। यानी कि ऑलरेडी जो नेचुरल अकरिंग आपकी वैरायटी थी उसमें एक म्यूटेशन के माध्यम से, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एक थोड़ा सा चेंज किया जाता है, बदलाव किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जो मेजर यहां पर ये कह सकते हो कि एक हेरिडिटरी जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। अब इस डीएनए के अंदर क्या किया जाता है, आपका एक चेंज किया जाता है, बदलाव किया जाता है। और बदलाव केवल किसमें किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा केवल और केवल आपके एएलएस एंजाइम के अंदर, जिसको हम लोग एसिटोलैक्टेट सिंथेज एंजाइम बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो ये आपके हर्बिसाइड होते हैं, जिसको हम लोग आईएमआई हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं, ये क्या करते हैं, ये पौधे के अंदर इस जीन को टारगेट करते हैं जो कि आपका एसिटोलैक्टेट सिंथेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि ये आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है और जैसे ही हम लोग हर्बिसाइड को अप्लाई करेंगे ये इस एएलएस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और धीरे धीरे पौधा आपका मर जाता है। लेकिन अब हमने क्या किया इस नई मस्टर्ड हाइब्रिड वैरायटी के अंदर कि आपका ये जो जीन था जो एएलएस एंजाइम को कंट्रोल कर रहा था, तो इसमें म्यूटेशन के माध्यम से हमने इस जीन को या इस एंजाइम को रेजिस्टेंट बना दिया, इसको प्रतिरोधक बना दिया, जो कि अब इस हर्बिसाइड के इफेक्ट से वंचित रहेगा, यानी कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। और यहां पर आपके नॉर्मल के अंदर क्या हो रहा था, आईएमआई हर्बिसाइड इसको ब्लॉक कर रहा था, लेकिन एएलएस एंजाइम अब इसमें आपका ब्लॉक नहीं होगा और ये सीधा सीधा आपकी फसल को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो वीड होगा, जो आपका खरपतवार होगा, उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और वो आपका खरपतवार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और जिससे हमारा जो लागत हो रही थी वो अब कम होगी, आपका फसल का उत्पादन बेहतर होगा और आने वाले समय के अंदर ये कह सकते हो कि हमारे देश की जो आपकी खाद्य तेलों की आपूर्ति है वो हम लोग पूरी कर सकेंगे और जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, किसानों के लिए सीधा सीधा फायदा है कि लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी, आपका वीड यानी कि खरपतवार को हम लोग समय से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आपकी क्रॉप बेहतर एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, ज्यादा उत्पादन दे सकती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी यहां पर बढ़ेगी। इससे नेशन यानी कि हमारे राष्ट्र को क्या फायदा होगा, तो सीधी सी बात है हमारी जो खाद्य तेल की आपूर्ति है उसको हम पूरा कर पाएंगे और हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर वो कम होगी और इससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और साथ में हमारा जो इंपोर्ट बर्डन यानी कि आयात के ऊपर निर्भरता हमारी कम देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर
आपको इंप्रूव्ड वीड कंट्रोल एफिशिएंसी यहां पर नजर आएगी और साथ में आपका रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन और एक नई टेक्नोलॉजी आपकी विकसित हो पा रही है, जिससे आने वाले समय के अंदर एक नए आयाम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो ये कह सकते हो कि ओवरऑल काफी हद तक फायदा है। लेकिन अभी यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, जो कि हमारा सवाल यहां पर खड़ा किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रोफेसर हैं दीपक पेंटल जी, जिन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि अगर हम एक ही हर्बिसाइड लगातार आपका प्रयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे जो खरपतवार होंगे उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और आने वाले समय के अंदर उसकी जो फर्दर जनरेशंस होगी उनको कंट्रोल कर पाना काफी हद तक बेहद मुश्किल होगा और फिर हमारी लागत और बढ़ेगी। और एक प्रकार से आप यूं कह सकते हो कि आने वाले जो खरपतवार होंगे, आने वाले जो आपके वीड होंगे, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहां पर ये कह सकते हो जीन के साथ स्ट्रॉन्ग जो है आपकी एक प्रकार से जीन के साथ डेवलप होंगे, उनको कंट्रोल कर पाना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझो कि जैसे हमने पूरे खेत के अंदर केमिकल का छिड़काव किया तो अभी तक तो आपके खरपतवार क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, लेकिन सोचकर देखो कि 100 खरपतवार में से एक खरपतवार बच गया और वो खरपतवार जो है वो इस केमिकल के प्रभाव से वंचित रह गया और उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिला। अब उस आपके खरपतवार से फर्दर जो आपके आने वाली जनरेशंस होंगी, उससे जो नए बीज उत्पन्न होंगे वो अब और ज्यादा रेजिस्टेंट होंगे, उनके अंदर और ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता होगी। इससे आने वाले समय के अंदर पूरे खेत के अंदर एक ऐसा सीड बैंक आपके वीड का, खरपतवार का बन जाएगा जो आपका कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। तो इसीलिए यहां पर इन प्रोफेसर के द्वारा ये एक कंसर्न, एक चिंता जताई गई है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड पॉपुलेशन जो होंगी, यानी कि ऐसी खरपतवार की पॉपुलेशन, ऐसी खरपतवारों की संख्या जो कि इस हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक के समक्ष में आपकी कंट्रोल नहीं की जा सकेंगी और उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, जिसकी वजह से हर्बिसाइड की एफिशिएंसी तो कम होगी होगी, साथ में हमारे किसान की लागत भी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि लंबे समय के अंतराल के बाद आपका वीड मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट एक फेलियर के रूप में देखा जा सकेगा। तो यहां पर जरूरी है कि हम लोग क्या करें कि रेपिटेटिव यूज ऑफ क्रिएट स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर अलाउइंग द रेजिस्टेंट वीड टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम लगातार एक ही प्रकार के केमिकल को, एक ही प्रकार के खरपतवार नाशक को खेतों के अंदर उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे इन खरपतवारों के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, उनको और ज्यादा वहां पर एक प्रतिरोधक क्षमता के उत्पन्न, या ये कह सकते हो समक्ष खड़े रहने की आपकी ताकत देती है और उनको मल्टीप्लाई करने से वो और ज्यादा फैलते हैं और समय के साथ वो कंट्रोल करना काफी हद तक मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि कैसा ऐसा कोई उदाहरण पहले भी देखा गया है, तो हां बिल्कुल आप लोगों को ज्ञात होगा कि आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहां पर इनिशियल यानी कि शुरुआती दौर में आपके जीएम क्रॉप को डेवलप किया गया था, जो कि राउंड अप रेडी के नाम से या राउंड अप रेडी रेजिस्टेंट के नाम से जानी जाती थी। और उन फसलों के ऊपर, क्योंकि राउंड अप क्या है, एक आपका नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, एक जिसके अंदर केमिकल जो होता है वो ग्लाइफोसेट होता है। अब ये ग्लाइफोसेट केमिकल हम लोग अप्लाई कर रहे थे तो इससे क्या होता था, आपकी फसलें खराब हो रही थी, आपके खरपतवार खत्म हो रहे थे, लेकिन आपको याद होगा कि जीएम क्रॉप जो है वो डेवलप की गई, जो कि राउंड अप रेडी रेजिस्टेंट के नाम से जानी जाती थी, जैसे कि कॉटन के अंदर, सोयाबीन के अंदर। तो इससे क्या होता कि हमारे इन फसलों के ऊपर हम लोग राउंड अप को जब अप्लाई करते तो फसल को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो खरपतवार होते वो खत्म हो जाते। धीरे धीरे आपके खरपतवारों की ऐसी नई स्ट्रेन देखने को मिली, ऐसी नई जो है आपकी वैरायटी देखने को मिली जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता थी इस ग्लाइफोसेट के समक्ष में, इस राउंड अप के समक्ष में। और अब इन खरपतवारों को कंट्रोल करना काफी हद तक बेहद मुश्किल भी हो चुका है और ज्यादा कहीं ना कहीं खर्चीला हो चुका है, जिसकी वजह से किसानों की लागत बढ़ रही है और आने वाले समय के लिए जो रिसर्च और इनोवेशन है उनके लिए बड़े चैलेंजेस यहां पर जो है सामने नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे इन कंट्रीज के अंदर अगर एक प्रकार से आपका समय के साथ ग्लाइफोसेट या ये कह सकते हो आपके राउंड अप के समक्ष में अगर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो सकती है तो इन केमिकल के समक्ष भी प्रतिरोधक क्षमता हमारे इन खरपतवारों में आ सकती है। तो समय रहते हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, जिन खेतों के अंदर इस प्रकार के खरपतवारों का अटैक ज्यादा है वहां पर क्रॉप रोटेशन को फॉलो करें, यानी कि फसल चक्कर को, एक सही फसल चक्कर बहुत जरूरी होता है। जैसे आपका अगर हम मस्टर्ड को ग्रो करवा रहे हैं तो उस फैमिली की कोई भी फसल वहां पर अगले 2 साल के लिए ग्रो ना करवाई जाए, वहां पर किसी दूसरी फैमिली की फसल जो है उसको ग्रो करवाया जाए। जैसे
जैसे मस्टर्ड को छोड़कर हम लोग वहां पर चिकपी को ग्रो करवा सकते हैं, या फिर आपका पी को ग्रो करवा सकते हैं, या पोटैटो को ग्रो करवा सकते हैं, जिससे उस फसल के ऊपर उस खरपतवार का अटैक ना हो, धीरे धीरे उसका सीड बैंक खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग हमारी फसल को रोटेशन में लेकर आ सकते हैं। दूसरा है हर्बिसाइड रोटेशन, यानी कि एक ही हर्बिसाइड को आपका लगातार लंबे समय के अंतराल के रूप में उपयोग ना करें, वहां पर बदल बदल कर आपके केमिकल्स का चुनाव किया जाए, जिससे फसल के ऊपर तो आपका प्रभाव होगा और साथ में यहां पर आने वाले समय में खरपतवारों के अंदर भी क्या नहीं होगी, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होगी। इसके अलावा मैनुअल वीडिंग भी की जानी चाहिए, यानी कि हमें लेबर की सहायता से भी अगर लगता है कि थोड़ा बहुत वीड है तो उस केस में हमें अपना खुद का समय निकालकर उसमें वीड को या खरपतवारों को निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। समय पर आपकी फील्ड की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। अगर हमें लगता है कि ऐसे वीड स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं तो उनको हमें जला देना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए, पूरा उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि केमिकल अप्लाई करने के बाद भी क्या ऐसा कोई वीड खेत में रह चुका है जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है या फिर वो आपका मरा नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और साथ में ओवरऑल हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करना होगा, कल्चरल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, और उसके बाद में हमें केमिकल कंट्रोल की तरफ मूव करना है। यानी कि सीधा सीधा फंडा यहां पर है कि ओवरऑल हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ना कि एक ही केमिकल के ऊपर आश्रित होकर हमें फसल उत्पादन करना चाहिए। इससे आपका एक विविधता वहां पर बनी रहती है और साथ में आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के जो खतरे होते हैं उनसे हम लोग संभावित खतरों से बच भी सकते हैं और हमारी खाद्य सुरक्षा को जो है आपका सुनिश्चित करने के लिए हम लोग और ज्यादा बेहतर जो है आपके नए आयाम को स्थापित किए कर सकते हैं। अब यहां पर प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो मस्टर्ड जो है वो हमारे इंडिया के ऑयलसीड फ्यूचर में एक बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती है। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में रेपसीड और मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है वो 6.8 मिलियन टन से बढ़कर आपका 12.61 मिलियन टन तक हो चुका है। और वो कैसे संभव हो पाया? क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर नई मस्टर्ड की किस्मों को तो विकसित किया ही गया, साथ में ऐसी नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस भी की गई जो आपकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को भी इंप्रूव कर रही हैं और साथ में आपकी फसल के उत्पादन को बढ़ाने में काफी हद तक सहायक साबित हुई है। आईसीआर के द्वारा नए जो आपके एडवांस ब्रीडिंग प्रोग्राम है उनके साथ नई वेराइटीज को विकसित किया गया। स्पीड ब्रीडिंग आपकी एक नई फैसिलिटीज को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है जो कि फास्टर वेरिएटल डेवलपमेंट कर सकती है। स्पीड ब्रीडिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसकी सहायता जैसे आपको पता होगा पुराने जो हमारे ब्रीडिंग मेथड्स हुआ करते थे उनसे अगर हम किसी भी किस्म को विकसित कर रहे थे तो उसमें कम से कम 7-8 साल का समय लग जाता था, लेकिन स्पीड ब्रीडिंग के माध्यम से यही काम 2 से 3 या 2 से 4 साल के अंदर संभव हो सकता है। यानी कि एक तो समय की बचत होगी और एक जल्दी आपकी नई किस्मों को हम लोग विकसित कर सकते हैं बेहतर आपके जो है स्टेबल प्रोडक्शन के साथ में। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड सेल्फ लाइंस इन द एडिबल ऑयल, यानी कि आने वाले समय में इस चीज की भरपूर कोशिश की जा रही है कि हम लोग खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बन सकें और हमारी जो आत्मनिर्भरता हमारी जो निर्भरता है आपके आयात के ऊपर उसको हम लोग कम कर सकें। तो डेफिनेटली इस प्रकार के इनोवेशंस और इस प्रकार की रिसर्च से आपके नए आयाम को स्थापित किया जा सकता है, नए इनोवेशंस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इस देश की खाद्य सुरक्षा में हम लोग एक बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इन सभी रिसर्च और इनोवेशंस को ग्राउंड रियलिटी पर पहुंचाना और हमारे किसानों को सीधी तरीके से इन वेराइटीज की या इन एक प्रकार से जो बीज है इनका वो सही मात्रा में उपलब्ध करवाना और सही समय पर उपलब्ध करवाना। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि ये वेराइटीज डेवलप कर ली जाती हैं लेकिन उसके बाद में किसान जो है उसके बीज को लेकर दरबतर आपके ठोकरें खाते हैं या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर के धक्के चढ़ जाते हैं और वहां पर एक नकली बीज जो है उनके हाथ में सौंप दिया जाता है। तो उसको इंश्योर करना होगा कि इन किसानों तक सही मात्रा में सही समय पर बीज उपलब्ध करवाया जाए और एक सही आपकी कॉस्ट के साथ, क्योंकि लागत बहुत जरूरी होती है। कई बार क्या होता है हायर कॉस्ट के ऊपर बीज उपलब्ध होता है तो हर किसान उस बीज को परचेज नहीं कर सकता, खरीद नहीं कर सकता। तो हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव आपकी जो है अमाउंट के साथ उन किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि समय के ऊपर किसान सभी जो किसान हैं वो इन बीजों को अपना सके और नई तकनीक को भी अपना सके और समय के साथ फसल के उत्पादन को बढ़ा सके। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और अपडेट के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी प्रकार के आपके कोई डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग चाहते हैं कि किस प्रकार की वीडियो आपको आने वाले वीडियोस में चाहिए तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि उन वीडियोस के ऊपर समय के साथ फोकस किया जाए और आपके ऐसे सेशंस आपको उपलब्ध करवाए जाएं। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सच में अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें चैनल को और आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अपडेट को लेकर आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।